नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में हमने पिछली क्लास में इसका सामान्य परिचय के बारे में जाना था। आज हम कुछ थोड़ा ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे और इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में हम यह जानेंगे कि आर्यों का विस्तार कहाँ तक हुआ था या आर्य लोग कहाँ तक बसे थे, किस स्थान पर बसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल के तिथि की बात की जाए, जो ऋग्वैदिक काल की ये तिथि है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की, इस तिथि काफ़ी विवादों में रही है। विवादों की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की तिथि यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की जो ये तिथि है, इसको बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो इसको मानते ही नहीं हैं। वे क्या कहते हैं कि इसकी तिथि जो थी मतलब वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही थी, उनका मानना यह था। परंतु कुछ और विद्वान हैं जिनका मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। तो चलिए जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के तिथि का निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, मतलब विवादों के घेरे में रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी। दोस्तों, क्या था कि 20वीं सदी में प्राचीन भारत का इतिहास लिखते समय कुछ इतिहासकार और पुरातत्ववेताओं ने भारत में स्थित सभ्यता के बारे में एक कालक्रम निर्धारित किया, जिसके अनुसार क्या था कि भारत में पहले जो थी सिंधु घाटी सभ्यता आई और उसके बाद आर्यों का आगमन हुआ और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। फिर क्या था कि आपका वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या हुआ? एक सभ्यता आई जिसे क्या बोलते हैं हम? वैदिक सभ्यता। तो परंतु क्या था कि कुछ आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्ववेताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी नई सोच के अनुसार वे इस कार्यक्रम को नहीं मानते। उनका मानना था कि आर्य लोग जो थे बाहर से नहीं आए थे, वे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही थी। क्योंकि मतलब आधुनिक इतिहासकार जो हैं और पुरातत्ववेता वे मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही थी, क्योंकि वे इस बात के 3 काल्पनिक प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि वे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक ही स्थान पर फैली हुई थी, मतलब एक ही कालखंड में या ये मतलब एक ही स्थान में पल्लवित हुई या सप्त सिंधु क्षेत्र में पल्लवित हुई, जिस कारण वो इस बात को नकारते हैं। दूसरा बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा काल का समय जो है लगभग एक के बाद एक है, यानी गुथा हुआ है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। और ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो मतलब वो 3 बात का प्रमाण दिया। तो पहले तो कोई सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो थी एक ही स्थान पर पल्लवित है, मतलब उनके भूभाग एक ही स्थान पर हैं। दूसरा, उनका कालखंड जो है मतलब एक साथ एक के बाद एक आता है, इसलिए दोनों सभ्यताएं एक ही हैं। और तीसरी मतलब काल्पनिक प्रमाणिकता उन लोगों की यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की सांस्कृतिक संरचना जो है अद्भुत है, इस कारण वे तीनों को एक ही मानते हैं। पुरातत्ववेता जो थे हम लोगों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का जो था कोई साहित्यिक या कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, और वैदिक साहित्य के निर्माताओं का कोई भी पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान मानते हैं कि यह दोनों सभ्यता जो थी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब ग्रामीण सभ्यता जो थी वह वैदिक सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता जो थी उससे क्या बोल दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में पुरातत्ववेताओं का भी ज्ञान और शोध बाकी है, अतः हम नहीं कह सकते हैं कि यह कालखंड कब से कब तक था। परंतु अभी हम लोग जिस कालखंड को मानते हैं वह कालखंड कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के एकदम विपरीत थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी और हमारी वैदिक सभ्यता जो है एक क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी।
1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवताओं का पता चलता है, जिससे हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो थी या आर्य लोग ईरान से होकर भारत में आए होंगे। आर्य लोग कहाँ से आए होंगे? हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य लोग जो थे ईरान से ही आए होंगे भारत में। तो हम यह जानते हैं कि आर्यों का मुख्य निवास क्या था। तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। ऋग्वेद की बहुत सारी बातें अवस्था से मिलती जुलती हैं। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो आर्यों के आगमन के बारे में बहुत सारे तथ्य दिए हैं। तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। विद्वान और उनका आर्य जो लोग थे उनका मूल निवास के बारे में अपना मत दिए हैं। तो प्रो मैक्स मूलर के अनुसार जो थे आर्य लोग वो मध्य एशिया से आए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश से आए हुए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग तिब्बत के थे निवासी थे। और नेहरिंग एवं प्रो गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्य लोग दक्षिणी ध्रुव के निवासी थे। प्रो टेंका के अनुसार आर्य लोग जर्मनी के मैदानी भाग के निवासी थे। अधिकतर विद्वान जो हैं प्रो मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं। अतः हम आर्य लोग कहाँ से आए थे? आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी हैं। आर्यों कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों के प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी का एकमात्र स्रोत हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्यों का निवास की बात करें तो सप्त सिंधु क्षेत्र है। कहाँ से? सप्त सिंधु क्षेत्र कौन कौन सा? सिंधु। सप्त सिंधु क्षेत्र किसको किसको बोलते हैं? तो देख लीजिए सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र किसको बोलते हैं? यानी सप्त सिंधु क्षेत्र यानी कि 7 नदियों के आर्य लोग जो थे वो लोग आर्य लोग जो थे अपना खाना पीना पीने के लिए पानी भी चाहिए उनको। अब पुराने ज़माने उस समय में तो पानी का बहुत एकमात्र साधन क्या था? नदी था। पहले के लोग कुआं बहुत कम खोदते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे पालतू जानवर भी हुआ करते थे। तो वो अपने और पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदियों के किनारे बसते थे। तो सप्त सिंधु क्षेत्र इसलिए बोला क्या कि वो 7 नदियों के किनारे बसे थे। तो पहला कौन सा था? सिंधु। दूसरा सरस्वती। तीसरा क्या था? सतुद्री को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? सतलज नदी बोलते हैं। सतलज क्या बोलते हैं? सतुद्री को सतलज। इसके बाद कौन सा? विपाशा। विपाशा नदी को अभी वर्तमान में ब्यास नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यास नदी। विपाशा को अभी वर्तमान में ब्यास नदी बोलते हैं। इसके बाद थी परुष्णी नदी। परुष्णी को अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। रावी नदी जो है अभी वर्तमान में, उस समय रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी नदी है। इसके बाद आता है आपका वितस्ता। वितस्ता को हम लोग झेलम नदी बोलते हैं वर्तमान में। झेलम कौन सा नदी? झेलम नदी। वितस्ता को झेलम नदी बोलते हैं। और इसका आखिरी क्या है? अस्किनी। अस्किनी यानी चिनाब नदी। अस्किनी को हम क्या बोलते हैं? चिनाब नदी बोलते हैं। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक था। कहाँ से कहाँ तक? तो अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक था। तो इनका ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका निवास कहाँ से कहाँ तक था? तो पंजाब, अफगानिस्तान से लेकर
अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक था। उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सभी क्या हुआ करते थे, भारत का हिस्सा हुआ करते थे उस समय। तो क्या हो गया, मतलब अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक आर्यों का निवास था। सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते थे, ब्रह्मवर्त कहलाते थे। सतलज और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ सकता है, सतलज से यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे, ब्रह्मवर्त कहलाता है। गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जब आर्यों ने कब्जा कर लिया तो उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रह्मर्षि देश। जब आर्यों ने गंगा यमुना क्षेत्र को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो उसे क्या कहा गया, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश कहा गया। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है, लिख लीजिए। गंगा यमुना के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है और सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं, तो सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को कहते हैं। और ब्रह्मवर्त एक आपका नाम आया है किसमें, मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार लिख लीजिए। मनुस्मृति के अनुसार जो है आपका, मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सरस्वती। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते हैं, ब्रह्मवर्त। कहते हैं, ठीक। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, परंतु ऋग्वेद में क्या है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितने, 25 नदियों का मिलता है। और वैदिक संहिताओं में बात करें तो वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में 25 नदियों का, ठीक। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंधु नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती नदी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता था, जिसमें क्या है, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी है। मतलब सरस्वती नदी को 3 नामों से जाना जाता था। सरस्वती को 3 नामों से जाना जाता था। पहला है देवी तमा, और दूसरा क्या है, माते तमा, और तीसरा क्या है, नदी तमा। सरस्वती नदी को 3 नामों से जाना जाता है, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी
महत्वपूर्ण नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।